सोचिए कि कोई कंपनी बस 90 दिनों में, मतलब एक ही तिमाही में लगभग 2.4 बिलियन डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। वो भी आज के इस मार्केट में। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल। और उसी दौरान सिर्फ अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं से 171 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाले। हाँ, और मजे की बात यह है कि हम किसी सिलिकॉन वैली के नए एआई स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। हम एक विशाल, बहुत पुरानी और स्थापित आईटी सर्विस कंपनी की बात कर रहे हैं, जो मतलब अपना पूरा बुनियादी ढांचा ही अंदर से बदल रही है। एकदम सही। और किसी भी लेगेसी आईटी कंपनी के लिए इस तरह एआई नेटिव बनना, हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे आप 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी जंबो जेट का इंजन हवा में ही बदल दें। बिल्कुल, बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अंदर बैठे यात्रियों को पता तक न चले कि उनकी उड़ान अब एक सुपरसोनिक गति से चल रही है। हाँ, क्योंकि तकनीकी दुनिया में पुरानी सेवाओं से एआई नेटिव बिजनेस मॉडल की तरफ मुड़ना सबसे जोखिम भरा काम होता है। तो आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का मुख्य मिशन भी यही है। हम HCL टेक के वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी Q1 FY27 के डेटा का विश्लेषण करेंगे। हाँ, क्योंकि उनकी अर्निंग कॉल्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से जो 13.9% की कुल राजस्व वृद्धि और 18% की जो शानदार EBIT ग्रोथ दिखी है। बिल्कुल, वो सिर्फ आंकड़े नहीं है। हमें ये समझना है कि उनकी जो महत्वाकांक्षी 5 पिलर AI रणनीति है, वो जमीन पर कैसे काम कर रही है। और साथ ही वो जो 3,500 करोड़ रुपए का विशाल डेटा सेंटर निवेश है। हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब किसी भी सर्विस कंपनी के लिए इतना बड़ा निवेश बहुत अजीब और रिस्की लगता है। तो चलिए सबसे पहले इस 5 पिलर रणनीति को ही डिकोड करते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसी रणनीतियां सिर्फ पावर पॉइंट तक ही सीमित रहती हैं। एक गैर विशेषज्ञ के लिए इन 5 पिलर्स का सीधा सा अर्थ क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक चेन रिएक्शन की तरह है। रातों रात तो किसी के सिस्टम में एआई नहीं डाला जा सकता। जाहिर सी बात है, एक मजबूत नींव चाहिए। बिल्कुल, और वही उनकी रणनीति का 5वां पिलर है, टैलेंट डेवलप करना। मतलब कर्मचारियों की ट्रेनिंग। हाँ, डेटा के मुताबिक उन्होंने अपने लगभग 24,000 कर्मचारियों को एआई टूल्स की विशेष ट्रेनिंग दी है। अरे वाह, 24,000! ये तो पूरी एक फौज हो गई। और सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग नहीं, हाँ, 200 से अधिक ब्लैक बेल्ट विशेषज्ञ तैयार किए हैं जो बहुत ही जटिल एआई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो मतलब अगर मैं वापस उस हवाई जहाज वाले उदाहरण पर जाऊं, तो ये ऐसा है जैसे हवा में नया इंजन लगाने से पहले पूरी क्रू को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ा दी गई हो। बिल्कुल सही। और जब आपके पास इतनी बड़ी टैलेंट की फौज है तो अगला कदम क्या होगा? खुद के हथियार या टूल्स बनाना। एकदम सही। और यही उनका दूसरा पिलर है, खुद का आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विकसित करना। अच्छा, तो वो बाहर के एआई मॉडल्स पर निर्भर नहीं है? नहीं, थर्ड पार्टी मॉडल किराए पर लेने के बजाय उन्होंने खुद के 23 विशेष इंडस्ट्री एआई समाधान तैयार किए हैं। मतलब खुद का प्रोप्राइटरी आईपी। इससे तो उनका मुनाफा यानी मार्जिन भी बचता होगा। बिल्कुल बचता है। और सबसे बड़ी बात, वो ग्राहकों को उनके उद्योग के हिसाब से एकदम कस्टमाइज्ड समाधान दे पाते हैं। पर ये सब तो सॉफ्टवेयर और कोडिंग की बातें हुई ना। असल दुनिया में, जैसे कारखानों में, ये एआई कैसे काम कर रहा है? और यहीं पर तीसरा और चौथा पिलर काम आता है। तीसरा पिलर है एआई सेवाओं का विस्तार, जिसमें वो फिजिकल एआई की बात करते हैं। हाँ, फिजिकल एआई और एआई फैक्ट्री। इसके तहत वो 1,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके हैं। एक सेकंड, ये फिजिकल एआई क्या होता है? मतलब सॉफ्टवेयर वाले एआई के दिमाग को रोबोटिक्स, सेंसर्स और मशीनों के साथ जोड़ देना। ओ, समझ गई। और इसे इतने बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए ही उन्होंने पार्टनरशिप्स की होंगी। बिल्कुल, वही चौथा पिलर है। AWS, गूगल क्लाउड और रेड हैट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ उनकी एआई पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रशिक्षित लोग हैं, खुद के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं और बड़ी पार्टनरशिप्स भी हैं। लेकिन इन सबको पुराने लेगेसी ग्राहकों के सिस्टम में फिट कैसे किया जा रहा है? यही तो इस रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जो कि उनका पहला पिलर है, सेवाओं का सक्रिय बदलाव, प्रोएक्टिव ट्रांजिशन। ये कैसे होता है? इसके लिए उन्होंने AI फोर्स नाम का एक खास प्लेटफॉर्म बनाया। AI फोर्स? हाँ, और इसे अब तक 92 अलग-अलग ग्राहक खातों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। पर पुराने ग्राहकों का काम तो रुक जाता होगा ना इससे? नहीं, यही तो खूबी है। सक्रिय बदलाव का मतलब ये नहीं कि आप ग्राहक से कहें कि अपना पुराना सिस्टम बंद करो। तो फिर? AI फोर्स
ग्राहक के मौजूदा सिस्टम के बैकग्राउंड में काम करता है। पुराने कोड का विश्लेषण करता है, टेस्टिंग को ऑटोमेट करता है। मतलब सिस्टम बिना रुके चलता रहता है, लेकिन पीछे से मशीनरी पूरी एआई वाली हो जाती है। बिल्कुल, इससे काम बहुत तेज और सस्ता हो जाता है। ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। पर जब हम बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों की बात करते हैं, जैसे बड़े बैंक या सरकारी विभाग, सिक्योरिटी उनके लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। बिल्कुल, वो तकनीकी बदलाव से उतना नहीं डरते जितना डेटा लीक होने से डरते हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाना चाहूंगी। आज मार्केट में बड़ी टेक कंपनियों के बनाए हुए इतने विशाल और एडवांस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मौजूद हैं। हाँ, LLM। जब ये रेडीमेड मॉडल्स उपलब्ध हैं, तो फिर HCL टेक अपने खुद के स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स या SLM बनाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? ये सवाल बहुत से इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं। मतलब क्या ये बिना जरूरत के पहिए का दोबारा आविष्कार करने जैसा नहीं है? दिखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए विशाल सार्वजनिक AI मॉडल्स के साथ दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। कौन सी? पहली समस्या है टोकन कॉस्ट और दूसरी है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। अच्छा, अगर टोकन कॉस्ट को समझें तो मतलब ये हर काम का पैसा लेते हैं? बिल्कुल, जब भी आप किसी बड़े मॉडल को डेटा प्रोसेस करने देते हैं, वो टोकन के हिसाब से चार्ज करता है। सोचिए अगर किसी बैंक के 50,000 कर्मचारी दिन भर AI इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बाप रे! तो ये तो ऐसा है जैसे किसी टैक्सी का मीटर 2400 घंटे चल रहा हो। एकदम सही। महीने के अंत में बिल इतना बड़ा होगा कि AI का सारा फायदा उसी में चला जाएगा। यानी ऑपरेशनल कॉस्ट आसमान छूने लगेगी। और दूसरी समस्या क्या बताई थी आपने? जीरो ट्रस्ट। हाँ, अब सोचिए, क्या कोई बैंक चाहेगा कि उसके ग्राहकों की बैंक डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल हो? कभी नहीं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई कंपनी अपने सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स किसी पब्लिक लाइब्रेरी की टेबल पर रख दे। बहुत अच्छा उदाहरण है, और यही जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का सिद्धांत है। मतलब किसी भी नेटवर्क पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि उनका डेटा उनकी अपनी चार दीवारी के भीतर ही रहे। तो इसीलिए ये छोटे मॉडल्स काम आते हैं। हाँ, ये टियर 2 अप्रोच है। SLM यानी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स छोटे होते हैं, तेज होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ग्राहक के डेटा पर ट्रेन होते होंगे। बिल्कुल, वो ग्राहक के सुरक्षित बंद वातावरण में काम करते हैं। डेटा बाहर जाने का कोई खतरा ही नहीं। तो इसे ही सोवरन AI कहते हैं। हाँ, सोवरन AI, ऐसा AI जिस पर पूरी तरह से आपका अपना अधिकार हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि अर्निंग कॉल में सर्वम AI में उस $150 मिलियन के निवेश का इतना जिक्र क्यों था। हाँ, सर्वम AI में वो निवेश बहुत ही रणनीतिक दांव है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सर्वम AI खास तौर पर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय डेटा पर फोकस करके सॉवरेन AI बना रहा है। तो जब इस लोकल रिसर्च को HCL टेक के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाया जाएगा, तो वो सॉवरेन AI मार्केट में बाकी सभी से मीलों आगे निकल जाएंगे। ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये एक पूरा फुल स्टैक AI प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है। फुल स्टैक AI प्लेटफॉर्म। खैर, अब यहाँ से चर्चा एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। बताइए। अगर हम इन सुरक्षित निजी SLM की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इन्हें चलाने के लिए बहुत तगड़े हार्डवेयर की जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और यहीं पर वो 3,500 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर निवेश सामने आता है। एक विश्लेषक के तौर पर ये आंकड़ा मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। हाँ, किसी भी IT सर्विस कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स है। मतलब हार्डवेयर लगाना और डेटा सेंटर बनाना तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो ऐसे रिस्क से हमेशा दूर भागते हैं। सही बात है, क्योंकि पैसा फंसने का डर होता है। तो फिर वो इस भारी भरकम खर्चे का सपोर्ट क्यों कर रही हैं? कंपनी AWS या Azure जैसे क्लाउड पार्टनर्स से सर्वर किराए पर क्यों नहीं ले रही? अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। देखिए, अगर ये 3,500 करोड़ किसी नॉर्मल कोलोकेशन डेटा सेंटर के लिए होते। कोलोकेशन मतलब जहां आपने बस एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, बिजली और AC लगाया और दूसरी कंपनियों को सर्वर रखने की जगह किराए पर दे दी। अच्छा, वो तो सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया। हाँ, अगर वैसा होता तो इन्वेस्टर्स पक्का घबरा जाते। लेकिन लीडरशिप ने साफ कहा है कि ये एक फुल स्टैक AI निवेश है। मतलब वो सिर्फ जगह किराए पर नहीं दे रहे? नहीं, वो सिलिकॉन चिप से लेकर सर्वर, नेटवर्क, AI मॉडल्स और सॉफ्टवेयर, इन सब को जोड़कर एक पूरा सोल्यूशन बेचेंगे। ओहो,
तो कोलोकेशन सिर्फ एक कमरा किराए पर देने जैसा है, जबकि ये फुल स्टैक एआई, ये पूरा का पूरा एक प्रीमियम होटल चलाने जैसा है, जहां मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, उनका पूरा कंट्रोल होता है वैल्यू चेन पर। लेकिन फिर भी 3,500 करोड़ की शुरुआती लागत और 50 मेगावाट क्षमता का टारगेट कोई छोटा रिस्क नहीं है। अगर ग्राहक नहीं आए तो? और यहीं पर लीडरशिप का जोखिम प्रबंधन या रिस्क मिटिगेशन आता है। उन्होंने बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी अपनाई है। कैसे? पहला तो ये कि सारा पैसा एक साथ बैलेंस शीट से नहीं जा रहा। वो इसे सिलिकॉन पार्टनर्स और OEM वेंडर्स के साथ मिलकर छोटे छोटे फेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, चरणबद्ध तरीके से। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिसे कमिटेड कंजम्पशन कहते हैं। कमिटेड कंजम्पशन मतलब पहले से तय प्रतिबद्धताएं। बिल्कुल, वो पहले बिल्डिंग बनाकर फिर ग्राहक ढूंढने नहीं जा रहे हैं। तो मतलब डिमांड पहले से है? हाँ, उनके पास पहले से ही ऐसे बड़े ग्राहकों की लाइन लगी है जो इस सुरक्षित AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अरे वाह! और वो खुद भी तो अपनी मैनेज सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे ना? सही कहा। तो क्षमता या कैपेसिटी बढ़ने से पहले खरीदार मौजूद हैं। मतलब ये पैसे पानी की तरह बहाना नहीं है, ये बहुत ही नपातुला कदम है। सप्लाई सिर्फ डिमांड को पूरा करने के लिए बन रही है। एकदम सही। और इसी से लॉन्ग टर्म एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ती है। खैर, ये सारी रणनीतियां, चाहे वो 5 पिलर ढांचा हो, सॉवरेन AI हो या ये डेटा सेंटर, सुनने में तो बहुत तार्किक लगती हैं। लेकिन शेयर बाजार को तो सिर्फ प्रॉफिट समझ आता है। तो मेरा सवाल ये है कि इतने भारी खर्च के बाद भी 18% EBIT ग्रोथ कैसे आई? और मार्जिन भी 17.5% से 18% पर स्टेबल है। हाँ, ये वित्तीय मजबूती कैसे बनी हुई है? इसके पीछे दो बहुत ही कमाल के फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं। पहला है 40.7% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी ROIC। 40.7%? ये तो IT इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत असाधारण है। इसका मतलब है कि वो जो भी पैसा लगा रहे हैं वो बहुत आक्रामक तरीके से मुनाफा कमा कर दे रहा है। और दूसरा मैट्रिक क्या था? दूसरा है 99% का फ्री कैश फ्लो टू नेट इनकम रेशियो। एक सेकंड, 99% कैश कन्वर्जन मतलब अगर वो कागज पर 100 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, हाँ, तो उसमें से 99 रुपए असली नगद के रूप में उनके बैंक खाते में आ रहे हैं। ये कोई अकाउंटिंग का खेल नहीं है, ये तो एकदम सॉलिड कैश है। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है कि उनकी कैपिटल एलोकेशन की रणनीति बहुत बेहतरीन है। और मार्जिन इसलिए स्टेबल है क्योंकि AI से उनकी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो रही है। हाँ, वो कम लोगों और कम समय में ज्यादा जटिल प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं। क्या स्रोतों में कुछ ऐसे असली उदाहरण हैं जो ये दिखाएं कि ये सब जमीन पर कैसे काम कर रहा है? हाँ, कई जबरदस्त केस स्टडीज हैं। जैसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का उदाहरण है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कारखानों में क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए HCL टेक का विजन X कंप्यूटर विजन इस्तेमाल किया। उससे क्या फायदा हुआ? उनकी स्पीड और एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई कि वो किसी भी ऑडिट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। करोड़ों डॉलर का कंप्लायंस कॉस्ट बच गया उनका। ये तो सीधे सीधे क्लाइंट का पैसा बचाने वाला काम है। मैंने फिजिकल AI वाले सेक्शन में किसी यूरोपियन कंपनी का भी जिक्र देखा था। हाँ, एक यूरोपियन मैन्युफैक्चरर ने अपने ऑटोनॉमस रोबोट्स के लिए नेविगेशन स्टैक बनाने के लिए फिजिकल AI का इस्तेमाल किया। कारखानों में रोबोट्स? बिल्कुल, इससे उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। इसके अलावा एक फॉर्च्यून 250 सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए पूरी AI वाली सप्लाई चेन तैयार की गई। तो जब आप इतने बड़े क्लाइंट्स को सीधा बॉटम लाइन बढ़ाने वाला रिजल्ट देंगे तो जाहिर है वो आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट देंगे। हाँ, वो जो $2.4 बिलियन के मेगा डील्स की हमने शुरू में बात की थी, अब उसका लॉजिक समझ आ रहा है। ये साफ दिखाता है कि लेगेसी IT से ज्यादा AI नेटिव बिजनेस में ग्रोथ है। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। HCL टेक ने AI को सिर्फ एक मार्केटिंग बज़वर्ड नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक असली प्रॉफिट बनाने वाली मशीन बना दिया है। सही कहा। 5 पिलर रणनीति से उन्होंने 24,000 लोगों को अपस्किल करके अपनी नींव मजबूत की। और सॉवरेन AI और छोटे मॉडल्स पर फोकस करके उन्होंने एंटरप्राइज ग्राहकों का वो डर खत्म कर दिया जो डेटा लीक को लेकर था। और वो जो 3,500 करोड़ का रिस्क मैनेज डेटा सेंटर निवेश है, वो इस पूरे फुल स्टैक AI विजन को एक बहुत मजबूत बेस देता है। तो ये वाकई उस हवाई जहाज की कहानी है जिसने न सिर्फ हवा में अपना इंजन बदला, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज उड़ रहा है। ये इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने डेटा को बचाने के लिए अपने खुद के निजी सॉवरेन AI की दीवारें खड़ी कर रही हैं।
हाँ, बिल्कुल कर रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य की एआई दुनिया सिर्फ चंद विशाल टेक कंपनियों के हाथ में होगी, जहां सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड होगा? या फिर हमारा भविष्य हजारों छोटे-छोटे अत्यंत सुरक्षित एआई द्वीपों में बट जाएगा, जहां हर बैंक, हर अस्पताल का अपना एक अलग एआई यूनिवर्स होगा। बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। और अगर हम सच में इन छोटे-छोटे द्वीपों वाली एआई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, तो आने वाले कल में सबसे सुरक्षित और प्राइवेट डेटा की असली कीमत क्या होगी? इसका जवाब ही शायद टेक इंडस्ट्री का अगला दशक तय करेगा। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए नई अंतर्दृष्टि लेकर आई होगी।